हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। आप अगर इसको ध्यान से समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम इसको एक पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको समझते चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको बोरिंग भी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे आसपास जो एलिमेंट है इस टाइम में फ्यूचर टाइम में अभी तक जो है टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें से 94 जो है वो क्या है, नेचुरली अकर है। ठीक है, अब जो 118 एलिमेंट है बेटा, अब उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो इनको याद रखना तो बड़ा मुश्किल है 118 को। तो इसके लिए क्या हुआ, टाइम टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है अपना अपना व्यू दिया। सबसे पहले आ गए थे डोबेरेनर, फिर आए थे न्यूलैंड, फिर आए थे मैनली, बहुत सारे आए। मेन इनका था जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जिनका मतलब मेन हाथ था, मतलब जिसको कहते हैं मेन थे, जो जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी वो मोजले सर आए थे, जिन्होंने पूरा लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज के टाइम में है उसको बताया था। तो उसको हम अभी चैप्टर में देख रहे हैं। अच्छा, अब क्लासीफाई करने की जरूरत है। मैंने कहा आपको एक 118 एलिमेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे, जैसे कि देखो एक शॉपकीपर, आप देखते हो ना क्यों इसको जरूरत पड़ी अरेंज करने की, हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं पहले। जैसे शॉपकीपर के पास आप जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि अगर आप स्टेशनरी पर जाते हो तो उन्होंने जेल पेन अलग रखे होते हैं, बॉल पेन अलग रखे होते हैं, पेंसिल्स अलग रखी होती हैं, नोटबुक छोटे साइज़ की अलग होती हैं, बड़े साइज़ की अलग। ठीक है, क्लास वाइज बुक्स होती हैं। इससे उनको क्या होता है, इजीली वो हाथ लगाते हैं और आपको दे देते हैं। इसी तरीके से आप अगर जाते हो दूसरी शॉप पे जहाँ पे किराने का सामान मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग नहाने वाले साबुन को, बाथ सॉप को अलग रखेंगे, वॉशिंग सॉप अलग रखेंगे। ठीक है, और मतलब हर एक चीज़ को सेपरेट करके रखते हैं ताकि उन्हें पता है कि किस कॉर्नर में उनके पास कौन सी चीज़ है, और जैसे ही उनके पास कस्टमर आए और फटाफट वो निकाल के दे दें। तो इसीलिए जो है साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको ऐसे कुछ अरेंज करें कि एक एलिमेंट को पढ़ के हम 8-10 एलिमेंट के बारे में जानकारी ले लें। ठीक है, कुछ ऐसा करें। तो सबसे पहले जो है ट्राई किया, वो किसने ट्राई किया, डोबेरेनर ने। डोबेरेनर का जो डोबेरेनर्स थे उनका ट्रेड्स का लॉ आया। अब वो लॉ क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। ये लॉ जो है आपका कब आया, 1817 में। जो जॉन वॉल्फगैंग डोबेरेनर इनका पूरा नाम है, जो कि जर्मन के क्या थे, केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना ट्रेड जो है अरेंज किया। ट्रेड क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। और उनको एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको ग्रुप में अरेंज किया। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनके जो अरेंज हो रही है वो किस तरीके से अरेंज हो रही है। वो ग्रुप जो है उनका अरेंज हो रहा है 3-3 एलिमेंट का, हर एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं। इसलिए उनके ग्रुप को क्या बोला, ट्रेड्स बोला, और इसीलिए इनके लॉ को बोला डोबेरेनर्स ट्रेड। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका क्या रूल था। ट्रेड्स वॉज रिटन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने ट्रेड्स को अरेंज करने के लिए क्या यूज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एटॉमिक मास, अब क्या क्राइटेरिया देखा उन्होंने कि जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक नंबर और मास क्या होता है। देखो एटम है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो उस एटम का क्या हो जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि अगर
मान लो उन्होंने एक एलिमेंट ए है, बी है और सी है, ऐसे अरेंज किया, तो जो फर्स्ट है एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो बी वाले के मास के लगभग बराबर होगा। ठीक है, ये लॉ उन्होंने बोला। तो क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला कि मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट, जो मिडिल वाला एलिमेंट का मास है, अगर वो दो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के मास का एवरेज निकालें तो उस मिडिल वाले के बराबर होगा या लगभग बराबर होगा, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया उनका ट्रेड जो था कंसिस्ट ऑफ द लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, ये लिया और इनके एटॉमिक मास जो थे रेस्पेक्टिवली 6.9 किसका था, लिथियम का। ठीक है, सोडियम का 23 और उसके बाद पोटाशियम का जो था 39। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो लिथियम है मीन्स 6.9 है, साथ में जो है 39.0 जो कि पोटाशियम है। अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकालेंगे तो जो सोडियम का है 23 इसके लगभग बराबर होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, आई थिंक इसका 22 आ रहा, तो नियर अबाउट 23 है ना। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम अगर दो का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के एवरेज के बीच वाले मास के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलो उन्होंने अरेंज कर दिया, दिस एलिमेंट अरेंज डाउनवर्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये अरेंजमेंट कैसी हुई, डाउनवर्ड हुई। डाउनवर्ड मीन्स नीचे को, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अरेंज हुई और उसके बाद इन्होंने क्या क्राइटेरिया अपनाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी है 5.1, यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं आपको। इस ग्रुप में आपको दिया है, ग्रुप ए में कुछ दिए हुए हैं एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ग्रुप बी में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं उनके एटॉमिक मास, सी में दिए हुए उनके एटॉमिक मास। उसके बाद अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से डोबे-रेनर के रूल को कौन फॉलो करता है। तो डोबे-रेनर के रूल को फॉलो कौन करता है, ये कैसे पता करोगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप को लेना है और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, तो वो इसके अगर बराबर होना चाहिए। फिर अगले में जाना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है इसके मास को, तो वो इसके बराबर होगा। इसी तरीके से इसको और इसको करना है तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें से अब आप कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करो कि कौन से डोबे-रेनर ट्रेड्स को फॉलो कर रहा है। तो वैसे तो आंसर यहाँ दिया हुआ है, पर आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखना कि ग्रुप बी और सी, जो ग्रुप और बी और सी है वो क्या कर रहा है, डोबे-रेनर ट्रेड्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन ग्रुप ए नहीं कर रहा है। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन ट्रेड नॉट फाउंड टू बी यूजफुल नहीं था। अब इनका ट्रेड जो बना था, ये देखो यहाँ पर ये ट्रेड है, टेबल जो है 5.2। डोबे-रेनर का ट्रेड यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन्होंने लिथियम और पोटाशियम को एवरेज निकाला तो सोडियम के बराबर था। इसी तरीके से कैल्शियम और बेरियम का निकाला, क्लोरीन और आयोडीन का निकाला तो उनके बीच वाले के बराबर था। ठीक है, तो अब यूजफुल नहीं था, इसमें कमियां आ गई। क्यों, क्योंकि डोबे-रेनर के टाइम में जो है टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, टोटल 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और 30 एलिमेंट्स में उन्होंने लगभग सेटिंग किसकी, सिर्फ 9 की कर पाए थे, आगे उनका रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जो अगले आए हमारे खोज करने वाले साइंटिस्ट, वो कौन थे, न्यूलैंड से। अब इनके लॉ का नाम पड़ा लॉ ऑफ ऑक्टव्स। लॉ ऑफ ऑक्टव्स क्यों पढ़ा, ये भी हम अभी पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब डोबे-रेनर का जो है गलत हो गया तो उसके बाद जो न्यूलैंड है उन्होंने एटॉमिक मास ही पहले क्राइटेरिया रखा। पहला क्राइटेरिया उन्होंने एटॉमिक मास ही रखा। कब, 1866 में जॉन न्यूलैंड जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो सबसे पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सबसे लोएस्ट जो एटॉमिक मास है वो कौन सा था, हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे लास्ट जो था वो क्या था, थोरियम, जिसका एटॉमिक मास क्या था, 56। अब मीन्स उन्होंने एटॉमिक मास नहीं था, ये 56 नंबर का एलिमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे हमारे टोटल एलिमेंट, फर्स्ट
जो है एलिमेंट हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, उनका जो उन्होंने टेबल बनाई थी लास्ट उनका था थोरियम, और उस टाइम में सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, डॉबेरेनर के टाइम में 30 थे और न्यूलैंड के टाइम में कितने आ गए थे, 56। तो फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने क्या अपनाया था, एटॉमिक मास। उसमें सबसे पहला हाइड्रोजन था और सबसे बाद में क्या था, थोरियम। मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने इसको सेट कर दिया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने अब उसको कंपेयर किया। तो कंपेयर किया तो उन्होंने देखा ऑक्टव्स, जो उन्होंने ऑक्टव्स बनाया था, फाउंड इन म्यूजिकल, जैसे कि म्यूजिकल होता है ना कि ही म्यूजिकल रूल को फॉलो कर रहा था, इसलिए उनके जो है लॉ का नाम क्या रख दिया, लॉ ऑफ ऑक्टव्स। इट इज नॉन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इन्होंने क्या देखा, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मैच कर रही है। सोडियम जो है वो 8th नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रही है। जो बेरिलियम के बाद 8th नंबर पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। तो हर एक जगह उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, चलिए टेबल में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये है टेबल। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो सा रे गा मा पा धा नी एंड सा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सा दोबारा आया है, कितने के बाद आया, 7 के बाद आया ना। जो 8th था नंबर था वो दोबारा से सा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद जो 8th रिपीट हुआ है वो क्या था, सा था। ठीक है, तो अब इसमें आपने इन्होंने संगीत के 7 सुर लगाए। उसके बाद इन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीज के अकॉर्डिंग इनको सेट करना शुरू किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अब ये देखा जो ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन था वो कितने नंबर पे आ रहा था, आगे 8 नंबर पे आ रहा था। तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन से मैच कर रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के पास जो है फ्लोरीन को रख दिया। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने सारी टेबल को अरेंज किया। इन्होंने देखा लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही है तो वहां पर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी टेबल अरेंज तो कर दी, लेकिन ये जो है इनकी टेबल जो है करेक्ट नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इनकी टेबल में। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, मीन्स इनके ड्रॉबैक बहुत सारे थे, इनकी लिमिटेशन मीन्स कमियां बहुत सारी थी। क्या कमी थी, ही वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टव्स वॉज एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। और इनका जो फाउंड हुआ, ये जो रूल था ये सिर्फ कहाँ तक फॉलो कर रहा था, कैल्शियम तक फॉलो कर रहा था, मीन्स यहाँ तक, इसके आगे इनका ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पर देखो कोबाल्ट और निकल जो कि क्या है, मेटल है, वो इसमें रखा गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। तो कोबाल्ट निकल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं ना इससे। इसका कनेक्शन किससे है, इसका कनेक्शन है आयरन से, और आयरन कहाँ रखा है, इतनी दूर रखा है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा जो है इनकी लिमिटेशन थी। तो ही वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टस वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट द फर्स्ट। जो उसके बाद एलिमेंट थे उसके 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मिल रही थी। ठीक है, अगला उन्होंने बड़े महान बन चुके थे, सोच रहे थे कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि न्यूलैंड ने एज्यूम कर लिया कि जो 56 एलिमेंट आए हुए नेचर में उसके बाद अब और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ी और उन्होंने साफ बोल दिया कि क्या कहते हैं अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आना है, और मैंने सेट कर दिया जो भी था। ठीक है, अगली कमी क्या थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो सबसे पहले एक स्लॉट में उन्होंने 2 चीज़ों को अरेंज किया। देखो यहाँ पर हर जगह एक 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 करते, यहाँ पर क्या किया, कोबाल्ट और निकल को इकट्ठे कर दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ द फिट एलिमेंट टू द टेबल न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट, कुछ अनलाइक एलिमेंट भी वहाँ पुट किए, वो मैंने अभी आपको बताया था, कौन से, कोबाल्ट और निकल, और उनको सेम स्लॉट में रख दिया और वो उनसे मैच भी नहीं कर रहे थे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, फिर भी वहाँ पे अब उनकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी, आयरन से मिल रही थी, और किसकी, कोबाल्ट की और निकल की, और उसको बहुत ज़्यादा फार अवे मीन्स बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ था।
और बाद में क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, और नोबल गैस की तो इनके ऑक्टव्स में कहीं जगह ही नहीं थी रखने की। नोबल गैस मीन्स इनर्ट, इनर्ट गैस मीन्स जो कि अपने आप में सेटिस्फाई है, उसको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, अपने आप में सेटिस्फाई है। उसका लास्ट ऑर्बिट जो होता है ना वो पूरा जो है वो कंप्लीट होता है, उसे नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेटा चैप्टर जो है 9th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सारा पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना मेरे चैनल पे तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टस वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट। सिर्फ हल्के एलिमेंट पे न्यूलैंड का लॉ जो है वर्क कर रहा था और बाकी पर नहीं कर रहा था। तो ये इनकी इतनी सारी कमियां हो गई। इनके बाद फिर कोई और आया, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।